मुंबई की चकाचौंध रेड कारपेट्स, अवार्ड शोज और स्पॉटलाइट्स के पीछे अगर कोई खामोशी सबसे ज्यादा गूंजी है तो वो ए.आर. रहमान के इस जुमले की है। कि 8 साल से मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिला। ये जुमला किसी आम मौसीकार का नहीं बल्कि उस शख्स का है जिसकी धुनों ने एक पूरा अहद पिरोया, मुस्कुराया, मोहब्बत में पड़ा और बिछड़ा। ये इतराफ सिर्फ एक फर्द की बेरोजगारी का शिकवा नहीं बल्कि एक ऐसे निजाम पर सवाल है जो खुद को सेकुलर, लिबरल और सबको गले लगाने वाला कहता है, मगर जब आईना दिखाया जाए तो नाराज हो जाता है। ए.आर. रहमान की बात में इसलिए आग लगा दी क्योंकि वो किसी और के बारे में नहीं, खुद अपने बारे में बोल रहे थे। और वो भी बड़े सुकून, शाइस्तगी और एहतियात के साथ, बगैर किसी पर बराह रास्त इल्जाम लगाए। ए.आर. रहमान ने ये नहीं कहा कि बॉलीवुड मुकम्मल तौर पर फिरका वाराना हो चुका है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उन्हें मजहब की वजह से निकाला गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ताकत का तवाजुन बदल चुका है। फैसले अब तख्लीकी लोगों के हाथ में नहीं रहे और फिरका वाराना जाविया हो सकता है, मगर यही हो सकता है बॉलीवुड के ऐवानों में खतरे की घंटी बन गया। जावेद अख्तर, शान, शोभा डी, अनूप जलोटा सब मैदान में उतर आए, जैसे किसी ने इंडस्ट्री के मुकद्दस होने पर सवाल उठा दिया हो। सवाल यह है कि अगर वाकई कुछ भी गलत नहीं तो इतना दिफा क्यों? अगर सब कुछ शफाफ है तो इतनी बेचैनी क्यों है? ये दलील बार बार दी गई कि बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार मुसलमान हैं, इसलिए फिरका वारियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दलील बज़ाहिर मजबूत लगती है मगर जरा गहराई में जाए तो कमजोर हो जाती है। चंद चेहरे किसी निजाम की रूह की जमानत नहीं हुआ करते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी दफ्तर में 2-3 अक़लियती अफराद को दिखाकर ये कहा जाए कि यहाँ इम्तियाज नहीं होता, जबकि फैसला साजी की मेज पर बैठे लोग फंडिंग, मार्केटिंग और काबिल कबूल चेहरे चुनने वाले हमेशा एक खास सोच के तहत काम कर रहे हो। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। रहमान ने भी यही नुक्ता उठाया है कि मौसीकी बनाने वाला और मौसीकी को मार्केट में बेचने का फैसला करने वाला एक नहीं होता, और असल ताकत अब वहाँ है जहाँ फन नहीं बल्कि सरमाया और बयानिया बोलता है। दोस्तों, ए.आर. रहमान का ये कहना कि मुझे किसी ने मुंह पर नहीं कहा, दरअसल इस मसले की सबसे खतरनाक शक्ल की तरफ इशारा है। जदीद दौर में इम्तियाज दरवाजे पर लिख कर नहीं लगाया जाता, वो फाइलों में, फोन कॉल्स में, शेड्यूलिंग इश्यूज में, ब्रांड फिट और मार्केट स्ट्रेटेजी जैसे खूबसूरत अल्फाज में छुपा होता है। आपको कहा जाता है कि आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत मसरूफ हैं, आपके रेट्स बहुत ज्यादा हैं, या फिर अचानक पता चलता है कि फिल्म किसी और म्यूजिक कंपनी ने फाइनेंस कर ली है और वो अपने लोगों को ले आई है। ये सब इतना मुहज्जब, इतना पॉलिश होता है कि उंगली रखना मुश्किल हो जाता है, मगर जख्म फिर भी लगता है। शोभा डी का ये कहना कि अगर टैलेंट है तो मौका जरूर मिलेगा, एक पुराना और आसान जवाब है। सवाल ये नहीं कि टैलेंट है या नहीं, सवाल ये है कि किस टैलेंट को किस वक्त किस बयानिए के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। बॉलीवुड भी अब महज फिल्म इंडस्ट्री नहीं रहा, ये सियासत, नजरिया और ताकत के खेल का हिस्सा बन चुका है। फिल्में सिर्फ तफरी नहीं, पैगाम बन चुकी है, और मौसीकी सिर्फ धुन नहीं, शनाख्त है। ऐसे में अगर कोई फनकार इस बयानी में फिट न बैठे तो उसे खामोशी से साइड लाइन कर देना ज्यादा आसान है। उधर जावेद अख्तर का ये कहना कि रहमान शायद मगरिब में ज्यादा मसरूफ हो गए थे या लोग उनसे राब्ता करने से डरते हैं, खुद इस बात का इतराफ है कि इंडस्ट्री में ताकत का खेल है। अगर छोटे प्रोड्यूसर एक लेजेंड से इसलिए राब्ता नहीं करें कि वो बहुत बड़ा है तो फिर सवाल ये बनता है कि इंडस्ट्री किन लोगों के लिए खुली है? क्या सिर्फ उन लोगों के लिए जो मखसूस सर्कल में फिट बैठते हैं? क्या अजमत भी अब एक खामी बन चुकी है? ए.आर. रहमान का रवैया इस पूरी बहस में सबसे मुख्तलिफ और सबसे बावकार रहा। उन्होंने न किसी पर इल्जाम लगाया, न किसी को नीचा दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं आराम कर रहा हूँ, खानदान के साथ वक्त गुजार रहा हूँ, काम की तलाश में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि काम खुद मेरी मेहनत और ईमानदारी की बुनियाद पर आए। ये जुमला एक ऐसे शख्स का है जो निजाम से लड़ने के बजाय उसे उसके ज़मीर पर छोड़ देता है। मगर सवाल यह है कि क्या निजाम के पास वाकई ज़मीर मौजूद है? लेकिन दोस्तों, सियासी रद्द-ए-अमल भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। शिवसेना का रहनुमा का कहना है कि भारत की खूबसूरती उसका तनू और इत्तेहाद है। एक खूबसूरत नारा जरूर है मगर जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगर वाकई सबको यकसर तरजीह दी जाती है तो फिर ये सवाल उठने ही क्यों लगे
کیا ایک آسکر یافتہ موسیقار کو یہ کہنا پڑا کہ 8 سال سے کام نہیں ملا؟ کیوں یہ بحث سوشل میڈیا سے لے کر نیوز روم تک پھیل چکی ہے؟ اصل مسئلہ شاید فرقہ واریت کے لفظ سے زیادہ انکار ہے۔ انکار اس احساس کا جو بہت سے فنکار دل میں لیے پھرتے ہیں مگر بول نہیں پاتے۔ A.R. رحمان اس لیے عام ہے کیونکہ وہ بول سکتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو دنیا سنتی ہے۔ ان کی بات ماننی ہو یا نہ ماننی ہو، اسے سننا اور اس پر سوچنا ضروری ہے۔ دوستو، بالی ووڈ ہمیشہ سے خواب بیچتا آیا ہے، مگر خواب بھی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ آج کا خواب زیادہ کنٹرول، زیادہ نظریاتی اور زیادہ منافع بخش ہے۔ اس خواب میں ہر وہ آواز جو سوال اٹھائے، جو خاموشی توڑے، غیر آرام دہ ہو جاتی ہے۔ رحمان نے شاید کوئی بغاوت نہیں کی، مگر انہوں نے ایک درز ضرور دکھا دی ہے، اور اکثر نظاموں کو درزیں ہی سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ عمارت اندر سے مضبوط نہیں رہی۔ آخر میں یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا واقعی بالی ووڈ مکمل طور پر فرقہ واریت سے پاک ہے، یا پھر ہم صرف یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ حالات بدل چکے ہیں؟ A.R. رحمان کی موسیقی آج بھی زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں، کانوں میں، یادوں میں۔ اگر انڈسٹری اسے نظر انداز کر سکتی ہے تو یہ انڈسٹری کا نقصان ہے، رحمان کا نہیں۔ مگر جب ایک لیجنڈ خاموشی سے کہتا ہے کہ کچھ غلط ہے، تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم شور مچانے کے بجائے خاموشی سے سنیں اور خود سے یہ سوال کریں کہ ہم کس سچ سے بھاگ رہے ہیں۔